आज का हमारा टॉपिक है चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान ने इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत अधिक है, जिसकी वजह केवल कानूनों का समुचित निर्माण नहीं कर सकती। अतः स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है रचना। स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन, कई उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है। इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस को करना है। व्यवहार में स्थायी समिति की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के लिए 133 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। जहाँ तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है और स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से कुछ अधिक होता है। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। इसकी बैठकों के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह स्थायी निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्थायी समिति का अध्यक्ष। स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है तथा उसकी आज्ञाओं और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। स्थायी समिति का अध्यक्ष चीन में प्रमुख विधि निर्माता होता है, जिसकी स्थिति चीनी साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और साम्यवादी दल के महासचिव के बाद तीसरे स्थान पर मानी जाती है। सैद्धांतिक रूप से वह पूर्व सोवियत संघ के प्रेसिडियम के अध्यक्ष के समतुल्य दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवहार में उसे वह भी मान्यता प्राप्त नहीं है जो प्रेसिडियम के अध्यक्ष को प्राप्त है। नेक्स्ट लेते हैं स्थायी समिति की कार्य एवं शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ का वर्णन है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, वह संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट, उन कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानूनों में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। नेक्स्ट है, स्थायी समिति संविधान की व्याख्या करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। स्थायी समिति राज्य परिषद, सैनिक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूटेटर के कार्यों का निरीक्षण एवं जांच करती है। नेक्स्ट है, राज्य परिषद द्वारा निर्मित कुछ प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णय को यह रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हों। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों एवं नियमों को रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में निर्णय करती है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग एवं इसके सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय करती है।
सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के उपसभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति की यह नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है, यह उप प्रोक्यूटर जनरल तथा प्रोक्यूटर समिति के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करती है। नेक्स्ट है, विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी करने का अधिकार इस स्थायी समिति को ही है। विदेशों से किए जाने वाले समझौतों एवं संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। नेक्स्ट है, सैनिक एवं कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का स्थायी समिति को यह अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्य को इस बारे में दिए जाने वाले पदक उपाधियां इसकी स्वीकृति से ही दी जाती है। इसे विशेष समाधान करने का अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का अधिकार इसी समिति को है। नेक्स्ट है, आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी प्रेषित करने की शक्ति भी इसी को प्राप्त है। नेक्स्ट है, मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार इसी स्थायी समिति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है जिसके आधार पर जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। नेक्स्ट है, स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति। ब्लांडेन के अनुसार स्थायी समिति जनवादी चीन में वैधानिक रूप में और वास्तविक रूप से परिवर्तित सरकार है। फाइनल ने लिखा है कि संविधान में स्थायी समिति को राज्य के सर्वोच्च अंग की श्रेणी में रखा गया है। ये औपचारिक चीनी पिरामिड के शिखर पर प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि स्थायी समिति जनवादी चीन का वास्तविक विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जन कांग्रेस के प्रमुख प्रस्तुत करना होता है। स्थायी समिति की शक्तियों और कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसका अधिकार क्षेत्र व्यापक और बहुमुखी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के स्थायी निकाय के रूप में जन कांग्रेस के अधिकारों का बहुत अधिक सीमा तक इसी के द्वारा संपादन किया जाता है। इसे राज्य अध्यक्ष की भांति महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है ही, एक दृष्टि से ये राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसलिए रॉबर्ट एलिगेंट ने इसे सरकार की सर्वोच्च संस्था कहा है। लेकिन कुछ अन्य लेखक इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण है। प्रथम वे कहते हैं कि इस समिति की सदस्यता बहुत बड़ी है और इतनी अधिक सदस्यता वाली संस्था कार्यकुशलता से कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य परिषद द्वारा तथा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति तथा उसके पोलिट ब्यूरो की स्थायी समिति के सीमित हो जाती है। आलोचकों के अनुसार चीन में सभी सरकारी संस्थाओं पर केंद्रीकृत पार्टी का नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समिति के बावजूद स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जेम्स वाक के अनुसार यथार्थ में स्थायी समिति पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है। संभवतः यह तो साम्यवादी दल के निर्णयों का अनुसमर्थन करती है। व्यवहारिक राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थायी समिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य होते हैं और यह बात स्थायी समिति को अधिक उच्चता प्रदान करती है। तो ये हमारी चीन की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति के बारे में। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।